हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं? हम सब बढ़िया मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने चैप्टर नंबर 3 पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर 4 के आज के क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में क्या क्या हम टॉपिक देखने वाले हैं, पहले उसको हम देख लीजिएगा। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐसे कौन कौन सी मेडिसिन है जो उस पर काम करती हैं, कैसे काम करेंगे, इसके बारे में भी अभी हम देख लेंगे। क्लियर। और इसमें हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, साथ में हाइप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग के बारे में, और इस साथ पढ़ेंगे एंटी कन्वुलेंट यानी जो मिर्गी में दवा दिया जाता है उस दवा के बारे में भी आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो हमको पढ़ना है, हम सबको पता है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जानिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम सबको पता होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का जो भाग होता है क्या होता है, ब्रेन होता है। और क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यानी हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। हमारी पूरी बॉडी की जो फंक्शन है उस फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा सीएनएस, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों क्या होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं। यह जो होता है शरीर के सभी कार्यों जैसे सोचना, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आपकी याददाश्त कितनी है, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी भावना कैसा है, और साथ में यह दर्द का जो अनुभव है, जो आप जो दर्द महसूस करते हैं उसको, साथ में गति को, चेतना को, इन सबको नियंत्रित करने का काम हमारा कौन करता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर करते हैं। और इसी दोनों किसके भाग होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी वे दवाइयाँ होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर क्या करते हैं, कार्य करती हैं। यानी वे मेडिसिन जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर क्या करें, उस पर कार्य करें। यानी कहने का मतलब है सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा दें या उसे घटा दें, उसे हम कहेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो दवाइयाँ होती हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज के एक्शन या इनहिबिट को प्रभावित करती है। यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है न्यूरॉन के थ्रू, उस न्यूरोट्रांसमीटर की एक्शन को बढ़ा देंगे या उसे इनहिबिट कर देंगे या उसे रोक देंगे। क्लियर। इन दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, देखिए इन दवाओं का उपयोग किया जाता है दर्द में, साथ में चिंता में, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद की समस्या यानी नींद न लगना, और साथ ही मिर्गी में, एपिलेप्सी में दिया जाता है, डिप्रेशन में भी इसे दिया जाता है, और साइकोसिस यानी पागलपन में दिया जाता है। साथ ही एनेस्थीसिया जैसे समस्याओं के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है मेडिसिन। क्लियर। सरल शब्दों में कहें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग वे मेडिसिन होते हैं जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं, इन रोगों का इलाज करती हैं। क्लियर। जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी की जो फंक्शन है उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं और हमारे रोगों का इलाज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर। आगे हम आज के लेक्चर में जो हमारा पहला जो मेन ड्रग होने वाला है वो क्या है, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया हम सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिएगा। जनरल एनेस्थीसिया होते हैं, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे वो होगा लोकल एनेस्थीसिया, जो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया वो होता है जो पूरी बॉडी को शून्य करने के लिए यूज किया जाता है, यानी पूरी बॉडी से क्या हो, दर्द का अनुभव खत्म हो जाए, पूरी बॉडी क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, हमारी मसल्स क्या हो जाए, पूरी बॉडी में रिलैक्स हो जाए, वो होते हैं जनरल एनेस्थीसिया। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे कहीं चोट लग गया है, कट लग गया है, हम चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं कि वहाँ पे क्या वहाँ सीजर्स करें, वहाँ पे टाका लगाएं, तो स्ट्रेचिंग करने के लिए तो डॉक्टर जो एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बस हाथ की एरिया को शून्य करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसे कहेंगे लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन अगर मेजर सर्जरी है, बड़ी सर्जरी है, तो उसके लिए जब आपको आपकी पूरी बॉडी को शून्य करने की जरूरत होगी तब इस्तेमाल किया जाएगा जनरल एनेस्थीसिया का। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होते हैं, जो पूरी बॉडी को शून्य करने का, पूरी बॉडी को क्या करना, दर्द के अनुभव खत्म कराना या पूरी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन्हें जनरल एनेस्थीसिया के अंतर्गत देखते हैं। क्लियर। बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया वे औषधियाँ होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिवर्सली क्या करते हैं, डिप्रेस करके बेहोशी ला देती हैं, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दर्द का अनुभव खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, और कोई भी सेंसेशन आपको फील नहीं होगा, कोई भी टच, कोई किसी भी प्रकार का सेंसेशन आपको फील नहीं होगा। मांसपेशियां शिथिलीकरण हो जाएंगी, यानी जो हमारी मसल्स होंगे क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इनका उपयोग किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के समय, जब सर्जरी की जाती है तब इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, जनरल एनेस्थीसिया का।
क्लियर। क्लासिफिकेशन की इसके बात करें तो इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं मुख्यतः दो रूप से होता है। पहला होता है इनहेलर, मतलब इनहेलेशन, मतलब कहने का मतलब है इसको ओरल लिया जाएगा, यानी इसको स्मेल करके लिया जाएगा, यानी नाक के थ्रू लिया जाएगा, इनहेल किया जाएगा। दूसरा होगा इंट्रावेनस, इसको इंजेक्शन के माध्यम से, आईवी इंजेक्शन के माध्यम से इसे दिया जाता है। इनहेलर में भी दो होते हैं, पहला होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, जिसका जो जनरल फार्मूला होता है N2O होता है। क्लियर। और दूसरा होता है जो वोलेटाइल लिक्विड्स के रूप में इन्हें यूज किया जा सकता है, जैसे हेलोथेन हो गए, आइसोफ्लोरेन हो गए, सीवेफ्लोर हो गए, डेसफ्लोरेन हो गए, साथ में इनफ्लोरेन हो गए। इंट्रावेनस में हो गया जो इंजेक्शन के माध्यम से जो एनेस्थेसिया दिया जाएगा, जैसे हम बात करेंगे तो थायोपेंटोसोडियम होता है, प्रोफेफॉल होता है, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इटोमिडेट होता है, मीटाजोलम होता है, साथ में फेंटाइल भी होते हैं। क्लियर। ये है इंट्रावेनस की कैटेगरी की। यहाँ पे देखिए फिर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा, सब वही क्लासिफिकेशन का जो अभी ऊपर हमने लिखा है वही सब नीचे लिखा हुआ है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके स्टेज की। जनरल एनेस्थेसिया के मेनली 4 स्टेज होते हैं, हम एक एक करके समझेंगे कौन सी कैसा स्टेज होता है, कब क्या करना चाहिए, कैसे पता चलता है कौन सा स्टेज चल रहा है। क्लियर। तो हम पहले बात करेंगे पहला स्टेज जो हमारा होता है एनाल्जेसिक का, यानी कहने का मतलब है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, यानी इस जो पहला स्टेज है इसमें क्या होता है, पेन रिलीफ हो जाते हैं, यानी हमको जो दर्द का अनुभव होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह स्टेज जो होता है एनेस्थेसिया की शुरुआती से लेकर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक रहती है, जब तक आपकी चेतना बनी है तब तक इस स्टेज को माना जाता है, यानी जब चेतना जब खत्म हो जाती है तब जाके माना जाता है कि आपका जो फर्स्ट स्टेज था, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। यानी कहने का मतलब है ये स्टेज जो होता है शुरुआती जब इंजेक्शन लगाया जाता है तब से लेकर जब तक आपकी चेतना नहीं खत्म हो जाती तब तक इस स्टेज को माना जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, रोगी क्या होता है, सचेत रहता है, यानी रोगी को पता रहता है उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कैसे लिटाया जा रहा है, उसको कैसे बैठाया जा रहा है, उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं इसमें रोगी को पता रहता है। इसमें क्या हो रहा है, पेन सेंसेशन कम होती है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होती, यानी इस स्टेज में पेन सेंसेशन धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। रोगी आवाज़ सुन सकता है, सवालों का उत्तर दे सकता है इस स्टेज में, और जो रिफ्लेक्स होते हैं नॉर्मल। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई भी अगर बॉडी के साथ हरकत की जाएगी तो बॉडी ऑटोमेटिक उसके रिस्पॉन्ड में जो चीज़ें करेंगे वो होंगे रिफ्लेक्स। जैसे मान लीजिए अगर रोगी का हाथ हम गर्म तवे पर रख दें तो ऑटोमेटिक रोगी क्या करेगा, अपने हाथ को खींच लेगा, यानी जो उसके रिफ्लेक्स होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल ही होंगे इस स्टेज में। यह स्टेज क्या होता है, माइनर प्रोसीजर के लिए उपयोगी हो सकती है, यानी इसमें माइनर प्रोसीजर कर सकते हैं। अगला जो स्टेज है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डेलेरियम। देखिए जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डेलेरियम होता है, इस स्टेज में रोगी क्या हो जाता है, अचेत हो जाता है, यानी अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी अब क्या हो जाएगी, उसकी ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाएगी, यानी उसकी जो सांस लेने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, साथ में कफिंग हो सकता है, शूटिंग हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है इस स्टेज में, और पल्स और बीपी क्या हो जाते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं इस स्टेज में, और साथ में प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एंगेज हो जाए, जो रिफ्लेक्स दे रहा था जो नॉर्मल था अब वो क्या हो जाएगा, एंगेज, यानी जो रिफ्लेक्स होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। जब भी वो पेशेंट के साथ कुछ हरकत करेंगे तो पेशेंट उसके एबनॉर्मल क्या करेगा, रिफ्लेक्स शो करेगा। यह स्टेज होगी खतरनाक मानी जाती है, इसलिए इसे जल्दी पार कराया जाता है, क्योंकि इस स्टेज में सर्जरी नहीं की जाती है, तो इस स्टेज को जल्दी से जल्दी डॉक्टर क्या कराते हैं, इसको पार करा लेते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। नाम से क्लियर हो रहा है सर्जिकल एनेस्थेसिया, यानी इस स्टेज में क्या की जाएगी, इस स्टेज में हमारी सर्जरी परफॉर्म की जाएगी, और सर्जिकल स्टेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेज माना जाता है। यह स्टेज सर्जरी के लिए आइडियल होती है। रोगी होता है पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, पेन सेंसेशन जो दर्द का अनुभव है पूरी तरह से स्टेज में आते आते खत्म हो जाता है, मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाते हैं और रिफ्लेक्स अब्सेंट हो जाते हैं। अब बॉडी के साथ कोई भी रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम पेशेंट का हाथ गर्म तवे पर रख दें तो पेशेंट को कोई भी दर्द, कोई भी जलन, कोई भी चीज़ें फील नहीं होगी, क्योंकि जो रिफ्लेक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो श्वसन होगा, जो सांस ले रहा है पेशेंट रेगुलर लेगा और कंट्रोल मैनर में लेगा, यानी अब उसकी ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अधिकांश सर्जिकल ऑपरेशन इसी स्टेज में की जाती हैं। इस स्टेज के आगे 4 प्लान्स भी बांटे गए, यानी इस स्टेज के भी 4 प्लान होते हैं, लेकिन जो अधिकांश सर्जिकल ऑपरेशन है याद कर रखिएगा इसी स्टेज में किए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे चौथा स्टेज की, जिसको बोलते हैं मेडुलरी पैरालिसिस। नाम से क्लियर हो रहा है इसमें पैरालिसिस हो जाएगा किसके, हमारे ऑर्गन का, हमारे किस किस ऑर्गन का पैरालिसिस हो सकता है, हमारे हार्ट का हो सकता है, हमारे रिस्पिरेटरी का हो, माने लंग्स का हो सकता है। क्लियर। तो इस स्टेज में क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, डेंजरस स्टेज माना जाता है, या ओवरडोज स्टेज भी इसे कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जब मेडिसिन की ओवरडोज ली जाती है तब यह स्टेज देखने को मिलता है, नहीं तो ये स्टेज होता है ये नहीं आता है। क्लियर। यह स्टेज देखिए एनेस्थेटिक ओवरडोज के कारण होता है,
है, जब ओवरडोज हो जाती है, अब मेडिसिन अधिक मात्रा में ले लेते हैं तब ये स्टेज देखने को मिलेगा। साथ में सीवियर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन या रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है इस स्टेज में। बीपी बहुत कम हो जाते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कार्डियक अरेस्ट का खतरा हो सकता है इस स्टेज में, यानी आपकी हार्ट जो होगी वो रुक सकेगी। और यह स्टेज जो होता है जानलेवा हो सकता है, यानी फेटल होता है। इस अवस्था में तुरंत एनेस्थीसिया बंद करके रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता होती है। अगर ऐसा स्टेज पेशेंट के साथ आ रहा है तो तुरंत एनेस्थीसिया के इफेक्ट को बंद करना है और उस पेशेंट को नॉर्मल लाना है। इसीलिए देखे होंगे जो डॉक्टर होंगे एनेस्थेटिक के डॉक्टर अलग से होते हैं, कि स्पेशल होते हैं, जो कि केवल इंजेक्शन के बारे में, केवल पेशेंट को केवल बेहोशी के लिए रहते हैं कि पेशेंट को कब किस स्टेज में परफॉर्म करना है। अगर कम डोज देंगे तो पेन होगा, दर्द होगा, तो यानी पेशेंट बेहोश नहीं हो पाएगा। अधिक डोज दे दिए तो मेडोरी पैरालिसिस, इसलिए इसके डोज को एक्यूरेट एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा। जिस थर्ड स्टेज क्या होता है, सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ स्टेज को डेंजरस स्टेज कहा जाता है। क्लियर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो पेशेंट होगी वो क्या होगी, पूर्णतः बेहोश हो जाएगी, यानी रोगी क्या होगा, पूर्णतः बेहोश हो जाएगा। एनाल्जेसिक मतलब होता है, आपको पता है, दर्द का अनुभव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एमनिया यानी ऑपरेशन के दौरान घटनाएं याद नहीं रहेंगी, यानी जो उसकी याददाश्त है उस समय की क्या हो जाएगी, कमजोर रहेगी। ऑपरेशन के टाइम पे जो जो चीज़ें भी घटित हुए, जो भी डॉक्टर आपस में बातचीत किए होंगे, वो चीज़ें पेशेंट को याद नहीं रहेगा। साथ में मसल्स रिलैक्सेशन, यानी जो मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। सीएनएस डिप्रेशन यानी मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमारी ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है अपनी एक्टिविटी अधिक शो नहीं कर पाती है, इसलिए जो हमको फील होता है, जो हमको सेंसेशन होता है, वो चीज़ें हमको नहीं हो पाती है, यानी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जा रही है, डिप्रेस हो जा रही है। साथ में रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, यानी श्वसन दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कुछ दवाएं जो होंगी बीपी या हार्ट रेट को भी कम कर देती हैं। क्लियर। और जिससे क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकेगा। और देखिए हम बात करेंगे डोज की, यानी जो हम डोज की बात करें, जो उसके क्लासिफिकेशन जो ड्रग है उन्हीं का डोज हमको एक देखना है, तो आप याद कर लीजिएगा 2-3 अगर आपको याद होता है। क्लियर। तो हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की, इसमें 50 से 70% विथ ऑक्सीजन दिया जाता है इसे। हाइलोथिन की बात करें तो 0.5 से 1% इनहेलर रूम में दिया जाता है। थायोपेंटल सोडियम की बात करें तो 3 से 5 mg पर किग्रा IV दिया जाता है। प्रोफेपॉल की बात करें तो 1.5 से 2.5 mg पर किग्रा इंट्रावेनस दिया जाता है। हम बात करेंगे अभी इसके इंडिकेशन की। इंडिकेशन यानी किसमें एनेस्थेसिया का उपयोग किया जा सकता है। पहले देखिए, जब मेजर सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं एनेस्थेसिया का उपयोग किया जाएगा। कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है आपकी बोन की कोई सर्जरी है, ऑर्थो का मतलब होता है बोन। क्लियर। तो ऑर्थोपेडिक कोई अगर सर्जरी है तो भी एनेस्थेसिया का उपयोग किया जाएगा। साथ में एब्डोमिनल या थोरेसिक कोई सर्जरी है, एब्डोमिनल मतलब होता है आपके पेट के नीचे हिस्से वाले भाग, यानी आपके पेट वाले भाग को अगर वहाँ पे कोई सर्जरी है, थोरेसिक यानी जहाँ आपका हार्ट है, अगर वहाँ पे अगर कोई सर्जरी है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया। साथ में पेनफुल प्रोसीजर हो, जहाँ रोगी को पूर्णतः बेहोश आवश्यक हो, यानी रोगी जो हो पूरी तरह से क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे जनरल एनेस्थीसिया का। हम बात करेंगे इसके कंट्रा इंडिकेशन की। तो सीवियर रिस्पिरेटरी डिजीज में, यानी कोई सीवियर रिस्पिरेटरी डिजीज हो, जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फिर से एक बार, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्लियर। तो इस कंडीशन में हम दवा को, यानी जनरल एनेस्थीसिया को पेशेंट को नहीं दे सकेंगे। साथ में सीवियर कार्डियक डिसऑर्डर है तो नहीं देंगे, लीवर कोई डिजीज है तो हम नहीं देंगे, साथ में कोई रीनल इम्पेयरमेंट है तो नहीं देंगे। रीनल का मतलब होता है किडनी, उसके किडनी में कोई अगर प्रॉब्लम है तो भी हम दवा को नहीं देंगे। प्रेगनेंसी के समय भी कुछ दवाएं नहीं दी जाती हैं। और नो हाइपर सेंसिटिविटी टू एनेस्थेटिक ड्रग, अगर किसी पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग के लिए क्या सेंसिटिविटी है, यानी उसको अधिक सेंसिटिविटी है, यानी अगर एनेस्थेटिक ड्रग लेता है तो उसके बॉडी में अलग अलग तरह के केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तब उस कंडीशन पे हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दवा देना अवॉइड करेंगे, यानी उस दवा को हम नहीं देंगे। क्लियर। एक कैटेगरी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग। अगर आप लोग को जनरल एनेस्थीसिया में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकेंगे। ठीक। आज हम फिर उसके बाद जो भी आने वाला लेक्चर होगा उस लेक्चर में जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा हम उसको एक बार फिर से क्लियरफाई कर देंगे। चलिए देखिए, आज का जो है इसमें अगला जो नेक्स्ट अपना लेक्चर है, नेक्स्ट जो अपना ड्रग है क्या, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स। देखिए, सेडेटिव हिप्नोटिक्स दो अलग अलग टर्म है, लेकिन इनका जो मतलब होता है एक ही होता है। ऐसा समझा देते हैं, जब कम डोज में जब दवा दी जाती है, जब कोई मेडिसिन कम डोज में दी जाएगी जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी में होना चाहिए, तो क्लियर है। अगर कम डोज में दी जा रही है तो सेडेटिव इफेक्ट शो करेगी, अगर वही मेडिसिन की डोज बढ़ा दिया जाए तो हिप्नोटिक्स इफेक्ट शो करेगी। सेडेटिव का मतलब होता है हमारे
हमारी जो ब्रेन है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करना, सप्रेस करना, यानी हमको क्या करना, चिंता से मुक्त कराना, यानी हमको शांत रखना, यानी हमारी मन को क्या करना, शांत रखना। और हाइप्नोटिक्स का मतलब होता है कि रिजेंबल टू नेचुरल स्लीप, यानी हमारी बॉडी में क्या स्लीप इंड्यूस कर देना, यानी हमको सुला देना। क्लियर। अगर हमारा मन शांत हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम सो जाएंगे। अगर हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो हम सो जाते हैं। क्लियर। तो सेडेटिव का मतलब क्या होगा, सेडेटिव हाइप्नोटिक्स वे औषधियाँ होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करती हैं, उसको डिप्रेस कर देती हैं, यानी उसको क्या करती हैं, उसको डिप्रेस यानी उसको कम, उसकी एक्टिविटी को कम कर देती हैं। और साथ ही करने के में क्या होती हैं, शांति लाती हैं। पेशेंट में क्या लाएंगी, शांति, यानी पेशेंट की मन को क्या करेंगे, शांत कर देंगे। चिंता में कमी, रिडक्शन टू ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी या जो चिंता है उसमें क्या हो जाए, कमी। साथ में नींद को उत्पन्न कर देती हैं, यानी पेशेंट को क्या देती हैं, सुला देती हैं। सेडेटिव की बात करें तो कम डोज में देने पर चिंता कम करती हैं और रोगी को शांत करती हैं, लेकिन जो नींद इसमें नहीं आती है। सेडेटिव मेडिसिन में क्या बात करें, कम डोज देने पर क्या करेंगी, चिंता को कम कर देंगी, रोगी को शांत कर देंगी, लेकिन नींद नहीं लाएंगी। अगर वही हम डोज की मात्रा बढ़ा दें, अधिक डोज दे दें, तो पेशेंट में क्या कर देंगे, नींद उत्पन्न ला देंगे और रोगी को क्या कर देंगे, सुला देंगे। सरल शब्दों में ऐसे बोलें तो जो डोज पर निर्भर करता है कि दवा सेडेटिव की तरह काम करेगा या हाइप्नोटिक्स की तरह। कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी सेडेटिव हाइप्नोटिक्स वे मेडिसिन होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं, हमको चिंता, एंजाइटी, नींद जैसी समस्याओं से हमको, यानी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, जो चिंता है उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, शांति ला देती हैं और नींद हमको उत्पन्न करा देती हैं, हमको सुला देती हैं। क्लियर। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या है, अलग अलग चीज़ें भी हमने देख लिया है। हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में एक होता है बेंजोडाइजिपिन, एक होता है बार्बिचुरेट्स, एक होता है नॉन बेंजोडाइजिपिन, थर्ड में होता है मिसलेनियस। यानी मिसलेनियस वे कैटेगरी की मेडिसिन होती है जिनको इन कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, तो उन्हें एक अलग कैटेगरी बना दिया जाता है जिसे मिसलेनियस कहा जाता है। जहाँ जहाँ आप देखेंगे तो उसका मतलब यही होता है। क्लियर। तो बेंजोडाइजिपिन की बात करें तो इसमें लास्ट में देखिए जिपाम आएगा, जैसे डाइजिपाम हो गया, लोराजिपाम हो गया, एल्प्राजोलम हो गया, मीडाजोलम हो गया, क्लोनाजिपाम हो गया, नाइट्राजिपाम हो गया। बार्बिचुरेट की बात करें तो इसमें बार्बिटोन आएगा, जैसे फिनोबार्बिटोन, फेंटोबार्बिटोन, सिकोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, ये सब चीजें। नॉन बेंजोडाइजिपिन की बात करें तो इसमें दो याद कर लीजिए, जोल्पिडेम याद कीजिए, जोल्पिक्लोन याद कर लीजिए। मिसलेनियस की बात करें तो इसमें क्लोरल हाइड्रेट आता है, साथ में मेलेटोनिन आते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कैसे कैसे काम करता है, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, सीएनएस को डिप्रेस कर देगा, सीएनएस की एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। सेडेशन यानी पेशेंट को, रोगी को क्या कर देगा, शांत कर देगा, उसके क्या रिलैक्स महसूस कराएगा, उसे अच्छा फील कराएगा। हाइप्नोसिस कर देगा, यानी नींद उत्पन्न ला देगा पेशेंट के अंदर। एंजियोलाइटिक एक्शन देगा, यानी चिंता तनाव को कम कर देगा। मसल्स रिलैक्सेशन, मांसपेशियों को क्या कर देगा, रिलैक्स करा देगा। क्लियर। साथ में एंटी कन्वल्सेंट एक्शन देगा, यानी कुछ दवाइयां जो होंगी मिर्गी के लिए भी इसमें उपयोगी की जा सकेंगी। कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन, सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स कैटेगरी की मेडिसिन। क्लियर। साथ में हम बात करेंगे रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कर देगा, यानी अधिक मात्रा में श्वसन दब सकता है, विशेषकर बार्बिचुरेट से। यानी बार्बिचुरेट्स अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो क्या करेंगी, आपको रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करा सकेंगे। यानी कहने का मतलब है आपकी जो श्वसन की दर है वो क्या हो जाएगी, कम करा देंगे। बात करेंगे इसके डोज की। तो डाइजिपाम जो लिया जाता है 5 से 10 mg ओरल लिया जाता है। लोराजिपाम होता है 1 से 2 mg पर ओरल लिया जाता है। फिनोबार्बिटोन जो होता है 30 से 120 mg पर डे लिया जाता है। साथ में जोल्पिडेम जो होता है 5 से 10 mg एट बेड टाइम लिया जाता है, यानी सोने के टाइम पे लिया जाता है। लो डोज की बात करें, लो डोज देता है सीडेटिव इफेक्ट, जबकि हाई डोज क्या देगा, हाइप्नोटिक इफेक्ट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे इसके इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन किस में देना चाहिए, पहला है एंजाइटी डिसऑर्डर में, दूसरा है इंसोम्निया में, यानी नींद नहीं आने की कंडीशन दिया जाएगा। उसके साथ में प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन के लिए दिया जाएगा, इपिलेप्सी में दिया जाएगा, यानी कुछ बार्बिचुरेट्स को इपिलेप्सी के लिए दिया जाता है। साथ में बात करेंगे मसल स्पाज्म। मान लीजिए आपके मसल्स में क्या है, अकड़न है, जकड़न है, तो उस मसल्स स्पाज्म को, उस जकड़न को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इन दवाओं को दी जा सकेगा। साथ में अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम को, अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं समझिएगा, जब कोई अल्कोहल अधिक मात्रा में कंज्यूम करता है, उसकी आदत हो जाती है और वो अचानक से अल्कोहल पीना बंद कर देता है, तो उसकी बॉडी में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। जैसे वो उसका जी में चलाएगा, इधर उधर भागेगा, उसको टेंशन रहेगा। क्लियर। तो ये सब चीज़ों के लिए भी हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी उसको शांत रखने के लिए, उसके मन को शांत करने के लिए। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, वही तो किसमें नहीं देना है, वही चीज़ें होंगी जैसे सीवियर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। कोई सी मान लीजिए कोई रिस्पिरेटरी उसको डिप्रेशन है, तब नहीं देंगे। रिस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, नहीं देंगे। लीवर डिजीज में नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, अगर उसको ड्रग की डिपेंडेंसी होती है तो हम उस पेशेंट को नहीं देंगे। साथ में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, प्रेगनेंसी के टाइम पे, साथ में लैक्टेशन के टाइम पे, यानी जब फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में हम उस दवा को नहीं देंगे। साथ में माइस्थेनिया ग्रेविस में नहीं देते।
माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है ऑलरेडी आपको पढ़ चुके होंगे, क्लियर, ये सब क्लियर होगा। आगे हम बात करेंगे एल्डरली पेशेंट के लिए भी हम नहीं देंगे, यानी रिस्क ऑफ एक्सेसिव सेडेशन हो सकता है, उसको अधिक मात्रा में उसको क्या कर दें, उसे सेड्यूस कर दें, उसे सुला दें, तो इस कंडीशन पे भी हम पेशेंट को नहीं देंगे, क्लियर। हम बात करेंगे एंटी कन्वलेसेंट की, यानी एंटी कन्वलेसेंट वो मेडिसिन होंगी जो कि एपिलेप्सी यानी कहने का मतलब है मिर्गी के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उन्हें हम कन्वलेसेंट के अंतर्गत देखते हैं। एंटी कन्वलेसेंट वो औषधियाँ होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने वाली असामान्य अत्यधिक न्यूरल एक्टिविटी को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, यानी जो न्यूरल की एक्टिविटी है, यानी जो मोटर न्यूरॉन जो हमारी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, उस न्यूरॉन की एक्टिविटी को जो अधिक हो रही है, जो एबनॉर्मल हो रही है, उस एक्टिविटी को कम करने के लिए, यानी कहने का मतलब है जो कन्वल्जन है, जो दौरा है, उसको रोकने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी कन्वलेसेंट ड्रग, क्लियर। इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से एपिलेप्सी के उपचार में किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये जो दवाएं होती हैं ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को दबाकर फिट्स का मतलब होता है दौरे, क्लियर, तो फिट्स को कंट्रोल करती हैं, जो दौरे होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। ऐसे मेडिसिन को हम एंटी कन्वलेसेंट ड्रग के नाम से या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन देखिए इसमें होता है हाइड्रोटोइन डेरिवेटिव, साथ में होता है बार्बिटोन, साथ में होगा बेंजोडाइजिपिन, साथ में होगा वाल्पोरेट और सक्सिनिमाइड एंड इम्यूनोस्टेबिलिबिन्स पाए जाते हैं। हाइड्रोटोइन फिनोटोइन डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें आता है फिनोटोइन, साथ में फॉस्फेफिनोटोइन, और बार्बिचूरेट्स में हमने देख लिया है बार्बिटोन, प्राइमिडोन होता है, फिनोबार्बिटोन होता है, सिकोबार्बिटोन होता है। बेंजोडाइजिपिन में भी हमने देख लिया है डाइजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम होगा। वाल्पोरेट में देखिएगा सोडियम वाल्पोरेट होगा, वाल्पोरिक एसिड होगा। सक्सिनमाइड में इथोसक्सिमाइड होगा, जबकि इम्यूनोस्टेबिलिबिन्स में क्या होगा, कार्बामेजिपिन, ऑक्सी कार्बामेजिपिन, सब में टोपिरामेट होते हैं, क्लियर। हम बात करेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इस प्रकार होता है कि डिक्रीज न्यूरल एक्साइटेबिलिटी, जो न्यूरॉन की जो एक्साइटमेंट जो हो गई है, यानी जो अधिक मात्रा में जो न्यूरॉन जो रिलीज हो रहे हैं, उस न्यूरॉन की एक्टिविटी को क्या करना है, उसको कम करना है, उसको रोकना है, उसको सप्रेस करना है। साथ में क्या करेंगे, स्टेबलाइज ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन उसको क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे, जिससे क्या हो, उसकी जो न्यूरॉन की जो फ्रिक्वेंसी हो क्या हो, कंट्रोल मैनर में पास आउट हो चुके हैं। साथ में इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल को, जो सोडियम चैनल होते हैं, जो कैल्शियम चैनल होते हैं, हम सबको पता है कोई भी इम्पल्स जनरेशन के लिए सोडियम चैनल का खुलना बहुत जरूरी है। तो सोडियम चैनल खुलते हैं तो क्या होता है, डीपोलराइज होता है, डीपोलराइज होने के बाद कोई भी इम्पल्स जनरेट होता है, तो उस इम्पल्स को जनरेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सोडियम के कैल्शियम चैनल के जो ओपन हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ब्लॉक कर देंगे, यानी उसे इनहिबिट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। और इम्पल्स अगर जनरेट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो न्यूरॉन चल रही हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इनहेंसमेंट कर देंगे किसके, गाबा एक्शन को। गाबा क्या होता है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ये ऐसा गामा एमिनो जो ब्यूटारिक एसिड या ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, मतलब इनहिबिट करता है किसी दूसरे, जैसे एसिटाइल कोलिन के एक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, यानी रोकेगा। ये इनहिबिटरी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, तो क्या करेगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का प्रभाव बढ़ाता है, जिसके कारण जो न्यूरॉन की फ्रीक्वेंसी हो क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। प्रिवेंशन ऑफ सीजर स्प्रेड, जो दौरे हो फैल ना जाए, इसके लिए भी इनका इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। आगे हम बात करेंगे हम इसके डोज की। डोज क्या होता है, देखो फिनोटोइन की बात करें तो इसमें दिया जाता है 100 से 300 mg पर डे, फिनोबार्बिटोन 60 से 180 mg पर डे, कार्बामेजिपिन को जो दिया जाता है 200 से 600 mg पर डे, सोडियम वाल्पोरेट दिया जाता है 600 से 2000 mg पर डे, साथ में डायजिपाम दिया जाता है 5 से 10 mg पर डे, क्लियर। आगे बात करेंगे इंडिकेशन में देखिए इनका किस में दिया जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे एपिलेप्सी जो हम पढ़ रहे हैं, एंटी काउंसलिन नाम ही है, तो एपिलेप्सी में दिया जाएगा, यानी ऑल टाइप्स ऑफ सीजर्स में दिया जाएगा। साथ में स्टेटस इपिलेप्टिक में दिया जाएगा, यानी इमरजेंसी में जैसे डायजिपाम और लोराजिपाम दिया जाता है। फेब्राइल कन्वर्जन यानी बच्चों में दिया जाएगा, साथ में ट्राइजेमिनल न्यूरोजेलिया में दिया जाएगा किसको, कार्बामेजिपिन को। बाइपोलर डिसऑर्डर में दिया जाएगा वाल्पोरेट को, और साथ में कार्बामेजिपिन को, इन सबको दे सकते हैं, क्लियर। तो ये सब ऐसी बीमारियां जिनमें इन दवाओं को दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो किन किन कंडीशन पे नहीं देना है, कोई अगर सीवियर लिवर डिजीज है नहीं देना है, प्रेगनेंसी है नहीं देना है, बोन मैरो डिप्रेशन है नहीं देना है, हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी ड्रग के लिए क्या है, हमारी बॉडी सेंसिटिविटी है, तो भी हम इस कंडीशन पे हम दवा को नहीं देंगे। साथ में हम बात करेंगे सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, अगर उसमें किडनी में कोई इम्पेयरमेंट है तब नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ ब्लड डिस्क्रेसिस, अगर उसके ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तभी इस पेशेंट को हम दवा जो
तब भी इस पेशेंट को हम एंटी कन्वल्सेंट वाली मेडिसिन नहीं देंगे। क्लियर। जो अगला हमारा जो इसमें होगा एंटी एंजाइटी, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। इस पार्ट को हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है, अगले लेक्चर में हम इसके 3 अलग कैटेगरी की मेडिसिन को भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।